everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा आज है हमारी 15 डेज प्लेज का डे 11th। तो देखो सबसे पहले तो इस 15 डेज प्लेज में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। अभी तक हम लोगों ने माइक्रो के अंदर हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए वन शॉट में, प्लस स्टैट्स के भी हम लोगों ने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अब आज हम लोग करेंगे स्टैट्स का हमारा चैप्टर नंबर 5, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेक्सचुअल एंड टेब्युलर प्रेजेंटेशन। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन्हें बता देती हूँ, इस चैनल पर मैं आपको क्लास 11th और क्लास 12th की इको और बीएसटी दोनों पढ़ाती हूँ। तो इस चैनल पर आपको क्लास 11th माइक्रो के वन शॉट्स भी मिलेंगे, आपको स्टैट्स के वन शॉट्स भी मिल जाएंगे, प्लस बीएसटी के भी हर चैप्टर फुल कोर्स के मैं वन शॉट्स अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, एक बार वहां से चेक कर सकते हो। शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो देखो चैप्टर पर आने से पहले एक बार याद करो, किसी भी स्टैटिस्टिकल स्टडी की कितनी स्टेजेस होती हैं? 5 स्टेजेस होती है। नंबर 1 स्टेज होती है हमारी कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर पढ़ा था। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके हैं, सेंसस मैथड, सैंपल मैथड। देन सैंपल मैथड के अंदर भी रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब डेटा कलेक्ट कर लिया, सेकंड स्टेज आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब है जो डेटा कलेक्ट करा है उसे इस तरह से अरेंज करना कि हम उस डेटा को कंपेयर कर सके, हम उस डेटा से कंक्लूजन्स, रिजल्ट्स निकाल सके, फर्दर प्रॉपर एनालिसिस हो सके। तो जो डेटा का क्लासिफिकेशन होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब थर्ड स्टेज आती है हमारे पास में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या है, आपको स्कूल के अंदर कोई प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, आप डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा को प्रॉपर्ली अरेंज करते हो, फिर उस डेटा को क्या करते हो? प्रेजेंट करते हो। लिखकर भी प्रेजेंट करते हो, टेबल्स बना के प्रेजेंट करते हो, डायग्राम बना के प्रेजेंट करते हो, जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर प्रेजेंट करते हो। तो प्रेजेंट आप क्यों कर रहे हो? प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि वो डेटा एकदम क्लियर दिखे, वो डेटा बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, वो डेटा ऐसा हो कि मैम देखते ही उस डेटा को समझ जाए, मैम उसे अच्छे से एनालाइज कर सके, कंक्लूजन्स निकाल सके, आपको नंबर दे सके। वो क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मींस एग्जिबिशन ऑफ डेटा। अपने डेटा को इस तरह से एग्जिबिट करना, इस तरह से प्रकट करना, such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed। अपने डेटा को इस तरह से एग्जिबिट करना कि वो बहुत ज़्यादा क्लियर लगे, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, उसे और अच्छे से समझा जा सके, हम उसे और एनालाइज कर सके, उससे और कंक्लूजन्स, रिजल्ट्स निकाल सके। इसे बोला जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चमका अच्छे से। अब देखो डेटा को प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम अलग अलग तरह से हमारे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में 3 मेन है। पहला है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, यानी कि हम डेटा को सिंपली लिखकर पैराग्राफ की फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, हम डेटा को टेबल्स बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, हम डायग्राम्स बनाकर हमारे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, डेटा क्या होता है किसी को याद नहीं हो तो जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, जो भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है ना, जितनी भी इन्फॉर्मेशन नंबर्स के अंदर होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। तो 3 तरह से हम हमारे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट के थ्रू, टेबल्स के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू। इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टार्टिंग के 2 मेथड्स पढ़ेंगे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। अगले चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, TEXT। यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो किसी टेक्स्ट का पार्ट होता है कि एक प्रॉपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक प्रॉपर ऐसे है, बहुत सारे पेजेस हैं और उसी में कहीं ना कहीं हमारा डेटा छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बर्थ रेट से रिलेटेड डाटा, डेथ रेट से रिलेटेड डाटा, तो हमारे सामने बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर हमारा डेटा छुपा हुआ है। ये क्या है? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर इतना सारा डेटा आता है तो टेक्स्ट की फॉर्म में है ना, बहुत सारी लाइंस लिखी हुई है, उसमें से हमें डेटा मिलता है कि पीएम की रैली को इतने लोगों ने अटेंड करा, इतनी फीमेल्स थे, इतने मेल्स थे, इतने बच्चे थे। ये क्या है? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है।
तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा जो डेटा होता है, जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, वो किसी डिस्क्रिप्शन का पार्ट होते हैं, वो किसी टेक्स्ट का पार्ट होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क बनाने को दिया है और आपने कोई टेबल वगैरह कुछ नहीं बनाई, आपने सिंपली लिखकर मुझे सारा का सारा डेटा दे दिया ऐसे फॉर्म के अंदर, पैराग्राफ्स के अंदर, दैट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो देखो ये कब कब सूटेबल है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज सूटेबल व्हेन द क्वांटम ऑफ डेटा इज नॉट वेरी लार्ज। जब हमारे डेटा की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, थोड़ा सा अगर डेटा है तो थोड़े से डेटा को हम टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर डेटा बहुत सारा होगा, बहुत सारे डेटा को हम टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते। A small volume of data presented as a part of the subject matter of study gives useful supportive evidence। इस बात का मतलब क्या है, आपका कोई ना कोई स्टडी है, कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी है, मान लो इन्फ्लेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब एक तो आप लिख रहे हो कि हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अगर आप इसके साथ में कोई डेटा भी लिख देते हो तो कहीं ना कहीं वो डेटा एक एविडेंस, एक सपोर्ट, एक सबूत का काम करेगा या नहीं करेगा। आपने इस तरह से लिखा कि जो इन्फ्लेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। अब आप साथ में डेटा भी लिख रहे हो कि 2021 में प्राइसेस इस रेट से इंक्रीज हुई, 2022 में प्राइसेस और 5% से इंक्रीज हुई, 23 में प्राइसेस जो हैं वो 8% से इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर एक ये सपोर्टिव एविडेंस का काम करता है, एक सबूत का काम करता है। It is suitable when some important points require special emphasis। जब हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस जाना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस हमें डालना है, तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन अच्छा है कि जो मेन चीज़ें होती हैं उन्हें हम हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड लेटर्स में हम लिख सकते हैं, ऊपर ही ऊपर लिख सकते हैं। इट गिव्स इम्फेसिस टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस टू। और जब डेटा को हम टेक्स्ट के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं, लिखकर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं करते, हम क्वालिटी की भी बात करते हैं। वहां पर हम नंबर्स के साथ साथ में क्वालिटी की भी बात करते हैं, एक्स्ट्रा बातें भी वहां पर देखने को मिलती हैं। समझ में आ गया। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के अंदर हम डेटा को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, लिखकर प्रेजेंट कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, इन अ फॉर्म ऑफ एसे। अब देखो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। वन हैज टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट टू नो द फैक्ट्स। बहुत ही ईजी सी बात है। अगर मान लो मुझे एक डेटा चाहिए कि एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, किस स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, किसके पास में ह्यूमैनिटीज़ है, किसके पास में कॉमर्स है, किसके पास में साइंस है। अब ये सारी बातें मान लो पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई हैं, तो मुझे पूरा का पूरा टेक्स्ट रीड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मेरा डेटा मिलेगा। तो अगर किसी पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई फैक्ट जानना है, तो उसे पूरा का पूरा टेक्स्ट रीड करना पड़ेगा। दिस मैथड इज इनइफेक्टिव व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज टू लार्ज। जब डेटा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत सारा डेटा है कि पीएम की रैली हुई थी, कितने लोगों ने रैली अटेंड करी, कितने मेल्स थे, कितने फीमेल्स थे, एजुकेटेड लोग कितने थे, अनएजुकेटेड लोग कितने थे, अनएम्प्लॉयड लोग कितने थे, बहुत सारा अगर डेटा है और बहुत सारे डेटा को अगर आपने टेक्स्ट में लिख दिया ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। It becomes very difficult for a reader to draw conclusions on a glance। देखो on a glance का मतलब है एक बार देखते ही समझ जाना, एक बार देखते ही कंक्लूजन्स निकाल देना। मान लो अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको टेबल्स के थ्रू प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर रही हूँ ना, तो उसे आप एक बार देखते ही समझ जाओगे। लेकिन अगर मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के तौर पर दी है, पैराग्राफ में लिख कर दी है ना, तो आप उसे एक बार देखते ही नहीं समझ सकते, आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। This method is very ineffective when the study is vast and involves comparison across different areas and countries। और जब हमारी स्टडी बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत सारा डेटा है, बहुत कुछ हमें स्टडी करना है, बहुत सारे कंपैरिजंस करने हैं ना, तो ये मेथड सूटेबल नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को आप कैसे कंपेयर करोगे। अगर आपने टेबल बनाई है तो हम डिफरेंस ऐसे ही पढ़ते हैं ना, डिफरेंसेस इसी तरह से देखते हैं टेबल्स की फॉर्म में, तो यहाँ पर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर। समझ में आ गया। तो पहला तरीका कौन सा है हमारे पास में, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जब हमारा डेटा किसका पार्ट है, एक डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, एक टेक्स्ट का पार्ट है। सेकंड हमारे पास में आता है टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। टैब्यूलर प्रेजेंटेशन आसान सा है, जब आप अपने डेटा को, अपने जो नंबर्स वगैरह हैं उन्हें जब आप
टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। टैब्यूलर प्रेजेंटेशन रेफर्स टू प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब हम हमारे डेटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। टेबल कुछ इसी तरह से बनाते हैं, हम ऐसे ही बनाते हैं टेबल। तो टेबल के अंदर ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये जो वर्टिकल लाइंस है, इन वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। ये कॉलम 1 है, ये हमारे पास में कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ये वर्टिकल लाइंस क्या है, कॉलम्स है। और ये जो लेटी हुई लाइंस होती हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रोज। क्या कहते हैं, रोज। तो जब हम हमारे डेटा को कॉलम्स और रोज के अंदर प्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। और ये जो प्रोसेस है ना, डेटा को टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है टैब्यूलेशन। क्या कहते हैं, टैब्यूलेशन। ये जो प्रोसेस है डेटा को रोज और कॉलम्स में प्रेजेंट करना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टैब्यूलेशन। वही लिखा है, tabulation in its broadest sense is an orderly arrangement of data in columns and rows। tabulation का मतलब है डाटा को कॉलम्स और रोज में अरेंज करना। समझ में आ गया, तो इजी सा था। अब देखो एक टेबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अगर आप एक टेबल बना रहे हो तो टेबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, टेबल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बहुत ही आसान सा है। सबसे पहला होता है टेबल नंबर। आप अपनी स्टैट्स की बुक खोल के देख लो, वहां पर जिस भी चैप्टर में जहां पर भी टेबल आएगी ना, हर टेबल के ऊपर एक नंबर होता है। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, या फिर टेबल A, टेबल B, टेबल C। तो हर टेबल के ऊपर उसका नंबर होता है और ये किसी ऑर्डर में होना चाहिए, ABCDE 1 2 3 4 इस तरह से। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देती हूँ। हर टेबल के ऊपर क्या होता है, टेबल नंबर होता है। टेबल 1 हो गया। सेकंड हमारे पास में आता है टेबल का टाइटल। हर टेबल का एक टाइटल होता है और टाइटल बताता है कि टेबल किस चीज से रिलेटेड है। अब ये जो टाइटल है वो टॉप पर होना चाहिए, सेंटर के अंदर होना चाहिए, और ये बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए, या तो बोल्ड होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स के अंदर होना चाहिए। और टाइटल सिंपल सा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छा टाइटल शॉर्ट होता है लेकिन कंप्लीट होता है। शॉर्ट होते हुए भी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दे कि ये टेबल किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल हमारे पास में है, तो टाइटल लिखा है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। तो टाइटल हो गया कि भाई यहाँ पर फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन की बात करी गई है। समझ में आ गया। तीसरी चीज आती है हमारे पास में हेड नोट। हेड नोट का नाम से ही समझ में आ रहा है, हेड मतलब ये कहीं ना कहीं ऊपर आएगा। देखो अगर हमारा टाइटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे पाए कि टेबल किस चीज से रिलेटेड है, तो हम साथ में हेड नोट बना देते हैं। हेड नोट के अंदर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टाइटल था प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, तो ये हेड नोट है कि कौन से ईयर की बात हो रही है, 2021 की बात हो रही है। ये जो प्रोडक्शन दे रखा है वो लाख टन्स के अंदर है और परसेंटेज के अंदर गिवन है। तो जो हेड नोट होता है वो टाइटल की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होना चाहिए, टेबल नंबर। उसके बाद में क्या होना चाहिए, टाइटल। टाइटल सिंपल हो, शॉर्ट हो, कंप्लीट हो, एकदम क्लियर होना चाहिए। और अगर टाइटल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है तो बची हुई इन्फॉर्मेशन हम किस में डाल देते हैं, हेड नोट के अंदर। वही लिखा है, इफ द टाइटल ऑफ अ टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इट इज सप्लीमेंटेड विद हेड नोट। हेड नोट क्या करता है, टाइटल की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। चमका अच्छे से। चौथी चीज आती है स्टब्स। देखो स्टब्स क्या होता है, मैंने क्या बताया, ये जो वर्टिकल है ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉलम्स। और ये जो लेटे हुए हैं, ये लेटे हुए क्या होते हैं, हमारे रोज। रोज की जो हेडिंग होती है उसे बोला जाता है स्टब्स। जैसे ये फर्स्ट रो है हमारी, तो इसमें हमने राइस की बात करी है, राइस की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, फिर वो क्वांटिटी हमारे पास में परसेंटेज में गिवन है। तो ये जो राइस लिखा हुआ है, ये राइस क्या है, स्टब्स है। ये क्या है, स्टब्स है। रोज की हेडिंग्स को क्या बोला जाता है, स्टब्स बोला जाता है। स्टब्स कहाँ पर होते हैं, एकदम लेफ्ट के अंदर होते हैं। समझ में आ गया। तो टेबल के अंदर हमारे पास में स्टब्स होते हैं। स्टब्स क्या है, रोज की हेडिंग से ये बताते हैं कि रोज के अंदर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। जिस तरह से रोज की हेडिंग होती है, सेम उसी तरह से कॉलम्स की भी हेडिंग होती है। जैसे फर्स्ट वाले कॉलम की हेडिंग क्या है, फूड ग्रेन्स की, इस कॉलम के अंदर फूड ग्रेन्स लिखे हैं। सेकंड वाले कॉलम की हेडिंग है टोटल क्वांटिटी, यहाँ पर फूड ग्रेन्स की क्वांटिटी लिखी है। थर्ड वाले कॉलम की हेडिंग है परसेंटेज की, ये जो क्वांटिटी है वो परसेंटेज के अंदर गिवन है। तो रोज की हेडिंग को तो बोला जाता है स्टब्स। सेम उसी तरह से जो कॉलम्स की हेडिंग है फूड ग्रेन्स, टोटल क्वांटिटी और परसेंटेज, उसे बोला जाता है कैप्शन। आपका इंस्टा वाला कैप्शन नहीं,
याद रहेगा क्या बताया मैंने? कैप्शन का मतलब है कॉलम्स के टाइटल, कॉलम्स की हेडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्शन। याद कैसे रखोगे? सी फॉर कॉलम और सी फॉर कैप्शन, और बचा हुआ तो याद हो ही जाएगा कि रोज की हेडिंग को हम क्या बोलते हैं? स्टब्स। 5 चीजें हो गई। फिर आता है बॉडी और फील्ड। आपकी टेबल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सम टोटल ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरे को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी या फिर फील्ड। क्या बोलते हैं? बॉडी या फिर फील्ड। अब एक ईच इंडिविजुअल आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। मैंने क्या बोला? ये जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी या फिर फील्ड। ईच इंडिविजुअल आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। ये क्या है? अकेला सेल। ये अकेला क्या है? सेल। कलेक्टिवली तो बोलेंगे बॉडी या फिर फील्ड, और ईच इंडिविजुअल आइटम को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल। तो बॉडी का मतलब है टेबल के अंदर जितने भी आइटम्स है उसे हम बॉडी बोलते हैं, और ईच आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। समझ में आ गया? 7th आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो हर चीज किसी ना चीज के अंदर गिवन होती है। जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन थाउजेंड्स में हो सकती है, लैक्स में हो सकती है, करोड़्स में हो सकती है। कोई क्वांटिटी है वो किलोग्राम्स में हो सकती है, ग्राम्स में हो सकती है, लीटर्स में हो सकती है, कोई चीज रुपीज में हो सकती है, कोई चीज डॉलर्स में हो सकती है, कोई चीज पाउंड में हो सकती है। तो ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये भी टेबल के अंदर गिवन होनी चाहिए। और ये कहाँ गिवन होती है? ये गिवन होती है हेड नोट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी किस में गिवन है? लाख टन्स के अंदर गिवन है। ये चीज किस में गिवन है? परसेंटेज के अंदर गिवन है। तो जो मेजरिंग यूनिट है, कोई चीज किस चीज के अंदर गिवन है? लाख के अंदर, करोड़ के अंदर, या फिर किलोग्राम्स के अंदर, ग्राम्स के अंदर, रुपीज में, डॉलर में, ये कहां पर गिवन होना चाहिए? ये हमारा हेड नोट के अंदर गिवन होना चाहिए। समझ में आ गया? फिर आता है फुट नोट। फुट नोट नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे हेड नोट ऊपर होता है वैसे ही फुट नोट कहां पर होगा? नीचे होगा। तो नीचे फुट नोट होना चाहिए। फुट नोट जो होता है वो रीडर के क्लैरिफिकेशन के लिए होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अदर्स लिखा है, अब अदर्स का मतलब क्या है? दूसरे फूड ग्रेन्स। राइस, व्हीट और कॉर्न के ऊपर बात हो गई, तो अदर्स का मतलब है दूसरे फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पर हमने स्टार बना दिया, एस्टेरिस्क मार्क बोलते हैं इसको हम। और फुटनोट में हम लोगों ने लिख दिया कि अदर्स का मतलब है रिमेनिंग फूड ग्रेन्स। तो अगर हम चाहते हैं रीडर को थोड़ी सी और क्लैरिटी देना किसी बात के लिए, तो वहां पर आप ये एस्टेरिस्क मार्क बनाओ। नीचे फुटनोट के अंदर भी सेम मार्क आपको बनाना है, और बची हुई इंफॉर्मेशन आप फुटनोट में लिख सकते हो। और लास्ट है सोर्स। अगर आपने खुद की टेबल बनाई है, ओरिजिनल टेबल है, तो इसका कोई सोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी डेटा पर रिलाय कर रहे हो, वो डेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, किसी और ने इस डेटा को कलेक्ट कर रहा था, आप उसी डेटा को यूज कर रहे हो, तो आपको सोर्स मेंशन करना पड़ेगा सेकेंडरी डेटा के लिए कि आपने ये डेटा, आपने ये टेबल कहाँ से उठाई है। आपने ये टेबल कहाँ से उठाई है, पब्लिशर का क्या नाम था, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेज नंबर, तो सारी चीजें गिवन होनी चाहिए। नेम ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर का नाम, किस साल ये चीज पब्लिश हुई थी, रेफरेंस, पेज नंबर वगैरह सब कुछ। तो वहां पर आपको क्या मेंशन करना है? सोर्स मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर सोर्स लिखा है कि ये जो टेबल है, ये डेटा है, वो कहाँ से उठाया है? इकोनॉमिक सर्वे 2021 से। समझ में आ गया? एक बार रिपीट करवा दूं, आसान सा था। सबसे पहले टेबल नंबर होगा, जैसे टेबल नंबर 1। उसके बाद में टाइटल होगा, शॉर्ट, सिंपल, क्लियर होना चाहिए। टाइटल अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, या फिर हमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वगैरह भी लिखनी है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम कहाँ लिखेंगे? हेड नोट के अंदर। रोज की हेडिंग्स लेफ्ट साइड के अंदर होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टब्स। कॉलम्स की हेडिंग जो ऊपर ही ऊपर है, हर कॉलम की हेडिंग को हम बोलते हैं कैप्शन। पूरी की पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है, सम टोटल को हम लोग बोलते हैं बॉडी या फिर फील्ड। ईच इंडिविजुअल आइटम को बोलते हैं सेल। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कि जो सेल्स हैं वो लैक्स में है, प्रोडक्शन करोड्स में हो रहा है, वो हमारा हेड नोट के अंदर जाएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए फुटनोट बनाते हैं, और साथ में एस्टेरिस्क मार्क भी होता है। और अगर हम सेकेंडरी डेटा पर रिलाई कर रहे हैं, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा कि ये डेटा हमने कहाँ से उठाया है, सोर्स हमें मेंशन करना है। समझ में आ गया? तो मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल देकर आपको बता दिया, अच्छे से चमका। आगे देखो, बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल। अगर आप एक टेबल बना रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजों को अपने दिमाग में रखना है, या फिर ये भी बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। एक अच्छी टेबल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या एक अच्छी टेबल की क्वालिटीज होती है। नंबर 1 है कंपैटिबल टाइटल। एक अच्छी टेबल का कंपैटिबल टाइटल होना चाहिए। कंपैटिबल का टाइटल का मतलब है जो टाइटल है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए कि टेबल किस चीज से रिलेटेड है। जैसे पीछे था प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, तो टाइटल बताए कि टेबल किस चीज से रिलेटेड है। और टाइटल को आप कहाँ लिखते हो? ऊपर ही ऊपर टॉप में, सेंटर के अंदर, और वो भी बोल्ड लेटर्स के अंदर। समझ में आ गया? कंपैटिबल टाइटल। कंपैटिबल टाइटल कौन सा होता है? जो बताता है हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टेबल किस चीज से रिलेटेड है। सेकेंड है कंपैरिजन।
देखो ऐसी चीजें टेबल में जिन्हें हमें कंपेयर करना है ना, उन्हें आप एक दूसरे के पास पास में लिखो। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारे पास में एक टेबल है। अब ये जो टेबल है वो बर्थ रेट और डेथ रेट से रिलेटेड है और मुझे बर्थ रेट और डेथ रेट को कंपेयर करना है। तो इस वाले कॉलम के अंदर मैं बर्थ रेट लिखूंगी, इस वाले कॉलम में मैं डेथ रेट लिखूंगी। मैंने दोनों को पास पास वाले कॉलम्स में लिखा है ताकि मैं उन्हें कंपेयर कर सकूं। तो जिन चीजों को हमें कंपेयर करना है उन्हें हम पास वाले रोज और पास वाले कॉलम्स में लिख सकते हैं। थर्ड है स्पेशल एम्फेसिस। कई बार टेबल में कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हमें स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी होती है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उन्हें आप एक काम कर सकते हो, या तो आप उन्हें ऊपर ही ऊपर वाली रोज में लिख दो, फर्स्ट रो के अंदर लिख दिया या फिर सेकंड रो के अंदर लिख दिया, या फिर आप उन्हें लेफ्ट वाले कॉलम्स में लिखो, सबसे पहले कॉलम्स में लिखो, इस कॉलम में लिख दिया और इस कॉलम में लिख दिया। समझ में आ गया? वो आइटम्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो या तो टॉप रोज के अंदर आएंगे, फर्स्ट सेकंड रोज के अंदर आ जाएंगे, या फिर वो एकदम लेफ्ट लेफ्ट वाले कॉलम्स के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो टेबल हम लोगों ने देखी थी, तो सबसे पहली रो के अंदर मैंने राइस लिखा, सेकंड रो के अंदर मैंने वीट लिखा, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग राइस और वीट खाते हैं। अदर्स को तो मैंने सबसे पहले नहीं लिखा ना, जो सबसे मेन है उन्हें मैंने सबसे पहले लिखा है। समझ में आ गया? फोर्थ है हमारी टेबल का जो साइज है वो आइडियल साइज होना चाहिए। टेबल बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि पेपर से ही बाहर निकल रही है, और टेबल बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ घिच-पिच हो रहा है, सब कुछ हौच पौच हो रहा है। तो टेबल का साइज आइडियल होना चाहिए। आप टेबल बनाने से पहले एक रफ स्केच बना लो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं, कितनी नंबर ऑफ रोज बनानी है। फिर है स्टब्स। देखो स्टब्स के लिए एक इंपॉर्टेंट बात होती है, मैंने कहा बहुत सारे कॉलम्स है, बहुत 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 सारे कॉलम है, कम से कम 20-25 कॉलम्स बनाए हुए हैं। इस सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहती हूँ, रोज की हेडिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टब्स। तो हर रो की हेडिंग यहाँ पर होगी, यहाँ पर स्टब्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, हमारी टेबल बहुत लंबी चले जाती है, तो जरूरी है हम ये जो स्टब्स हैं उन्हें लेफ्ट में तो लिख ही रहे हैं, रोज की हेडिंग्स को हम लेफ्ट में तो लिख ही रहे हैं, उन रोज की हेडिंग्स को हम राइट साइड में भी लिख लें, ताकि लेफ्ट के लिए हम इस साइड से देख लें हेडिंग और राइट के लिए हम इस साइड से हेडिंग्स देख लें। तो वही लिखा है, जब हमारी टेबल बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है तो ये जो स्टब्स है, जो रोज की हेडिंग्स है, इन्हें हमें दोनों साइड लिखना चाहिए, लेफ्ट में तो लिखते ही है, राइट साइड में भी लिखना चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ जीरो। ये गलती बहुत बार टेबल्स में देखने को मिलती है। जीरो का मतलब क्या है कि किसी चीज की क्वांटिटी ही जीरो है, कोई चीज है ही जीरो। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के 0 नंबर आए हैं तो उसे हम 0 लिखते हैं ना। अब कई बार अगर कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है ना तो उसे भी हम 0 लिख देते हैं टेबल के अंदर। किसी चीज की नॉन अवेलेबिलिटी के लिए, कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है, उसके लिए कभी भी 0 नहीं लिखा जाता। उसके लिए या तो आप NA लिखो, नॉन अवेलेबल लिखो, या फिर उसकी जगह पर आप हाइफिन लगा सकते हो, ये डैश लगा सकते हो, इसे हम हाइफिन बोलते हैं। तो याद रखना 0 जो है वो क्वांटिटी शो करता है कि कोई बच्चे के नंबर ही 0 आए हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन वहां पर 0 थे ही नहीं। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, हाइफिन लगाएंगे या फिर NA लिख देंगे। समझ में आ गया? फिर 7th है हेडिंग्स। हेडिंग्स जब भी आप लिख रहे हो, हेडिंग्स सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। मैंने कहा ये एक कॉलम है टेबल का और इस कॉलम की जो हेडिंग है वो है गुड्स, यहाँ पर मैंने गुड्स लिखे हैं, तो जो हेडिंग है वो गुड होगी, GOOD। हेडिंग कभी भी GOODS नहीं होगी, हेडिंग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगी। समझ में आ गया? गुड्स नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, गुड लिखना है। क्लियर है? फिर है एब्रीविएशंस। आपको हेडिंग्स के अंदर कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी, और अगर आप बॉडी में भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे हो तो नीचे फुटनोट के अंदर आपको एस्टेरिस्क मार्क लगा के उसकी फुल फॉर्म लिख देनी है। अगर आपने बॉडी में MP यूज करा है तो नीचे लिखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, मध्य प्रदेश, जो भी है, इस तरह से आपको लिखना है। तो याद रखना हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में कभी भी हम एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करते, और अगर बॉडी में भी यूज कर रहे हैं तो फुटनोट के अंदर फुल फॉर्म होनी चाहिए। 9th है फुटनोट। अगर जरूरत है कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देनी है, जैसे पीछे था अदर्स के अंदर, तो मैंने अदर्स में स्टार मार्क लगाया, एस्टेरिस्क मार्क, और फुटनोट के अंदर भी लगा के मैंने बताया कि अदर्स का मतलब क्या है, अदर फूड ग्रेन। समझ में आ गया? तो इस तरह से फुटनोट हम दे सकते हैं। यूनिट स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, और ये यूनिट कहाँ आती है, हमारी हेड नोट के अंदर, कि कोई चीज जो है वो रुपीज में है, डॉलर्स में है, लैक्स में है, करोड़ में है, किसके अंदर है, कहाँ लिखोगे, हेड नोट के अंदर। टोटल होना जरूरी है। देखो पीछे टेबल के अंदर टोटल था, यहाँ पर
टोटल क्वांटिटी हमारे पास में गिवन है, यहाँ पर परसेंटेज का भी टोटल गिवन है, तो टोटल भी आपको करना जरूरी है। और अगर पॉसिबल है, अगर हो सकता है, तो आप परसेंटेजेस भी निकाल सकते हो, आप रेशियोज भी निकाल कर प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे पीछे वाली टेबल के अंदर टोटल क्वांटिटी तो गिवन थी ही, फिर क्वांटिटी को हम लोगों ने परसेंटेज में भी कवर कर रखा है। तो अगर पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर पॉसिबल है तो परसेंटेजेस और रेशियोज भी निकालो। 13th है एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब है अगर आप कोई चीज अप्रोक्स लिख रहे हो तो हम कई बार ऐसा करते हैं 9.7 सेंटीमीटर मान लो आ रहा था आंसर, और टेबल में हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर लिख दिया और ब्रैकेट में हम अप्रोक्स लिख देते हैं, इस तरह से करते हैं ना। तो अगर आप कोई चीज अप्रोक्स ले रहे हो तो आपको मेंशन करना है कि आपने उस चीज को कितना अप्रोक्स करा है। तो यहाँ पर आप स्टार बना सकते हो, नीचे फुटनोट के अंदर भी आप स्टार बनाओगे एस्टेरिस्क मार्क, और वहां पर लिख दोगे कि हम लोगों ने नेक्स्ट सेंटीमीटर के अंदर उसको कन्वर्ट कर लिया, इतना हम लोगों ने अप्रोक्स करा है। तो कितना आप अप्रोक्स कर रहे हो वो चीज भी आपको मेंशन करनी है, चाहो तो हेड नोट में मेंशन कर दो, चाहे तो आप फुट नोट में मेंशन कर दो। फिर है सोर्स ऑफ डेटा। अगर आपका सेकेंडरी डेटा है तो आपको बताना है कि ये डेटा आपने कहां से उठाया है, इस डेटा का सोर्स क्या है, पब्लिशर का नाम, नेम ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेज नंबर वगैरह आपको मेंशन करना है। साइज ऑफ कॉलम्स, जितने भी आप कॉलम्स बना रहे हो सारे यूनिफॉर्म होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कॉलम तो छोटा सा, फिर एक बड़ा सारा कॉलम, फिर एक इससे भी बड़ा, फिर छोटा सा कॉलम, इस तरह से नहीं होना चाहिए। सारे कॉलम्स यूनिफॉर्म होने चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए। रूलिंग ऑफ कॉलम्स का मतलब है एक कॉलम के अंदर सेम तरह की इंफॉर्मेशन आए। जैसे ये एक कॉलम है तो इसके अंदर सारी की सारी सिमिलर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, और वो कॉलम्स जिन्हें आपको आपस में कंपेयर करना है, मेल्स के मार्क्स को फीमेल्स के मार्क्स के साथ में कंपेयर करना है, तो जिनका कंपैरिजन करना है उन कॉलम्स को पास पास में रखो। और जो टेबल है हमारी वो सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए कि समझ ही नहीं आ रहा, सब कुछ गिचड़ पिचड़ हो रखा है। इकोनॉमिकल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम ना करे, ठीक ठाक स्पेस में आ जाए और दिखने में अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने देखा कि एक अच्छी अगर हम टेबल बना रहे हैं तो कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। चमका अच्छे से? आगे देखो, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेबल। अलग अलग तरह की टेबल्स होती हैं। तो टेबल्स बहुत तरह की होती है, 3 कैटेगरीज के बेसिस पर हम लोगों ने डिवाइड करा है। पहला है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस 2 तरह की टेबल है, एक होती है जनरल पर्पस टेबल और एक होती है स्पेशल पर्पस टेबल। साथ साथ में लिखते जाओ और मुझे कमेंट्स में बता दो, साथ साथ में याद करते जाओ और मुझे कमेंट्स में लिख दो। अकॉर्डिंग टू पर्पस 2 तरह की टेबल है, जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल। पहली याद हो गई। सेकंड है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। अगेन 2 तरह की टेबल है, एक होती है ओरिजिनल टेबल और दूसरी होती है डिराइव्ड टेबल। थर्ड आता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। 2 तरह की टेबल है, एक है सिंपल टेबल और एक है कॉम्प्लेक्स टेबल। फिर कॉम्प्लेक्स टेबल की भी 3 कैटेगरीज है, एक होती है डबल टेबल, एक होती है ट्रिपल टेबल और एक होती है मैनीफोल्ड टेबल। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल टेबल, डिराइव टेबल। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। देन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी 3 है हमारे पास में, डबल टेबल, ट्रिपल टेबल और मैनीफोल्ड टेबल। वन बाय वन देखते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस। पहली कौन सी है हमारे पास में? जनरल पर्पस टेबल। ऐसी टेबल जो जनरल यूज के लिए है, कोई भी उस टेबल को यूज कर सकता है। ये टेबल किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं बनाई गई है, दिमाग में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रखकर ये टेबल नहीं बनाई गई है। ऐसी टेबल है जो जनरल यूज की है, कोई भी इस टेबल को यूज कर सकता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? डेटा बैंक। इसे हम रेफरेंस टेबल भी बोल सकते हैं। जैसे हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, तो हमारी सेंसस रिपोर्ट के साथ में भी कुछ टेबल्स लगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी टेबल्स होती है जिसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो ये जो टेबल्स हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पस की टेबल नहीं है, जनरल यूज की टेबल है, कोई भी इंसान इन टेबल्स को यूज कर सकता है। तो जनरल पर्पस टेबल वो टेबल है जो जनरल यूज की है, इनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, कोई भी इन टेबल्स को यूज कर सकता है, इसीलिए इसे हम डेटा बैंक भी बोलते हैं। और रेफरेंस के लिए साथ में हम ये टेबल्स लगा देते हैं, हेल्प के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे सेंसस रिपोर्ट के साथ में बहुत सारी टेबल्स लगाई जाती है, इन टेबल्स को हम क्या कहते हैं? जनरल पर्पस टेबल। लेकिन स्पेसिफिक पर्पस टेबल एकदम उल्टा है, वो टेबल जो आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए प्रिपेयर करते हो, आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक पर्पस है, उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हम कोई टेबल बनाते हैं, उस टेबल को बोला जाता है स्पेशल पर्पस टेबल। आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बर्थ रेट और डेथ रेट की टेबल है, आपके एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड आपने टेबल बनाई है,
तो वो टेबल जो किसी स्पेसिफिक पर्पस को दिमाग में रखकर बनाई जाती हैं, किसी पर्टिकुलर स्टडी से रिलेटेड है, तो छोटी टेबल होंगी, किसी पर्टिकुलर स्टडी से रिलेटेड ही हैं, इसीलिए इसे हम समरी टेबल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरी टेबल्स। पहला समझ में आ गया। सेकंड आता है टेबल्स अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। एक होती है ओरिजिनल टेबल, दूसरी होती है डेराइव टेबल। ओरिजिनल टेबल मतलब आपने डेटा को कलेक्ट करा और एज इट इज आपने अपने डेटा को टेबल में प्रेजेंट कर दिया। आपने डेटा कलेक्ट करा, आपके एरिया में कितने लोग हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, उसमें से कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं। आपने इस डाटा को एज इट इज टेबल में प्रेजेंट कर दिया। ये ओरिजिनल टेबल है। इट इज दैट टेबल इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड। ठीक है। लेकिन एक होती है डिराइव टेबल। आपने जो डेटा कलेक्ट करा है, पहले आप उस डेटा को परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर सकते हो, परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर दिया, या फिर आप उस डेटा को रेशियोज वगैरह में कन्वर्ट करोगे। फिर आप जो टेबल बनाओगे उस टेबल में आप परसेंटेज, रेशियो, ये सारी चीजें शो करोगे। इस तरह की टेबल को बोला जाता है डिराइव्ड टेबल। इट इज दैट टेबल इन विच डेटा आर नॉट प्रेजेंटेड इन द मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड। ये वो टेबल है जिसमें हमने जो डेटा को कलेक्ट करा है, हम उस डेटा को एज इट इज प्रेजेंट नहीं करते। डेटा आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेशियोज एंड परसेंटेज। पहले हम हमारे डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में उन्हें हम टेबल में प्रेजेंट करते हैं। दैट इज डिराइव्ड टेबल। चमका अच्छे से। तीसरा आता है टेबल्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। पहला है सिंपल या फिर वन वे टेबल। सिंपल टेबल भी बोल सकते हो, वन वे टेबल भी बोल सकते हो, बहुत ही आसान सा है। एक ऐसी टेबल जो सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है डेटा का, जो डेटा का सिर्फ एक ही फीचर शो करती है, उस टेबल को हम लोग बोलते हैं सिंपल टेबल। अ टेबल विच शोज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा इज कॉल्ड सिंपल टेबल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं, तो स्टूडेंट्स का मैंने क्लासीफाई कर दिया सिर्फ क्लास के बेसिस पर, 9th के, 10th के, 11th के और 12th के बच्चे। तो मैंने एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो कराया ना कि स्टूडेंट्स को मैंने डिवाइड कर दिया सिर्फ क्लास के बेसिस पर, तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो करा है, दैट इज क्लास। क्लासेस के बेसिस पर मैंने स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया। कौन सी टेबल है? सिंपल टेबल। लेकिन जब हम एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं टेबल के अंदर, उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स टेबल। अ टेबल विच शोज मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टेबल। इसकी भी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। पहला है डबल टेबल, जिसे हम टू वे टेबल भी बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम 2 कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें मैंने क्लास के बेसिस पर तो मैंने उन्हें डिवाइड कराई है, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स। मैंने स्टूडेंट्स को जेंडर के बेसिस पर भी डिवाइड कर दिया, बॉयज और गर्ल्स। समझ में आया? तो जब हम 2 कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, क्या क्या शो कर रहे हैं? मैंने क्लास भी शो करी, प्लस मैंने जेंडर के बेसिस पर बच्चों को डिवाइड कर दिया। कौन सी टेबल है? डबल टेबल और टू वे टेबल। तीसरा नाम से समझ में आ रहा है, तीसरा नहीं है, सेकंड है ट्रिपल टेबल। जब हम 3 कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं उसे हम लोग बोल देते हैं ट्रिपल टेबल। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैंने क्लास के बेसिस पर तो डिवाइड कराई है। ये हमारे 11th के, बीए फर्स्ट ईयर के, बीए आईटी वाले, बीए थर्ड ईयर के। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो क्लास के बेसिस पर डिवाइड करा, उसके बाद में मैंने स्टूडेंट्स को बॉयज और गर्ल्स जेंडर के बेसिस पर भी डिवाइड कर दिया, और उसके बाद में मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हैबिटेशन के बेसिस पर भी डिवाइड करा। हैबिटेशन मतलब वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या अर्बन एरिया से। तो सबसे पहले क्लास के बेसिस पर, फिर जेंडर के बेसिस पर, फिर हैबिटेशन के बेसिस पर। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर शो हो रहे हैं ना, ये क्या है? ट्रिपल टेबल है। और लास्ट आता है मैनीफोल्ड टेबल। जब हम 3 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, 4 भी दिखा सकते हैं, 5 भी दिखा सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मैनीफोल्ड टेबल। तो यहाँ पर हम मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें मैंने किस किस बेसिस पर क्लासीफाई करा? सबसे पहले तो क्लास के बेसिस पर, वही 11th बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पहला क्लास के बेसिस पर। फिर स्टूडेंट्स को मैंने डिवाइड करा उनके जेंडर के बेसिस पर, बॉयज और गर्ल्स। फिर मैंने स्टूडेंट्स को डिवाइड करा हैबिटेशन के बेसिस पर। हैबिटेशन मतलब कि वो कहाँ पे रहते हैं, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। 3 हो गए। चौथा मैंने उनके मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड, तो मैरिटल स्टेटस के बेसिस पर भी डिवाइड कर दिया।
तो मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, कौन सी टेबल हो गई, मैनीफोल्ड टेबल। समझ में आ गया? एक बार रिपीट करवा दूं छोटा सा। सबसे पहले हमारे पास में है टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस। जनरल पर्पस टेबल को हम डेटा बैंक या फिर रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं। जनरल यूज के लिए होती हैं, कोई भी इन्हें यूज कर सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। लेकिन अगर स्पेशल पर्पस को दिमाग में रखकर कोई टेबल बनाई है, छोटी टेबल जो होती है समरी टेबल, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस टेबल। फिर है टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। आपने जैसे डाटा को कलेक्ट करा वैसे की वैसे प्रेजेंट कर दिया, ओरिजिनल टेबल। लेकिन आप डेटा को कलेक्ट करते हो, फिर उस डेटा को परसेंटेज और रेशियोज में कन्वर्ट करते हो, और उन परसेंटेजेस और रेशियोज को अगर आप प्रेजेंट करते हो टेबल में, दैट इज डिराइव टेबल, क्योंकि ये उस टेबल से निकल कर आई है, उससे डिराइव हुई है। थर्ड है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। जब एक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्लासेस के बेसिस पर डिवाइड करा, सिंपल और वन वे टेबल। जब एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स टेबल। तो अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हो, डबल टेबल। 3 शो कर रहे हो, ट्रिपल टेबल। और 3 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हो, दैट इज मैनीफोल्ड टेबल। अच्छे से चमका। आगे हमारे पास में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेब्यूलर प्रेजेंटेशन। हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर नहीं, हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन, हाँ पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं कई बार क्वांटिटी के बेसिस पर, कई बार टाइम के बेसिस पर, कई बार लोकेशन के बेसिस पर, कई बार क्वालिटी के बेसिस पर। उस सिचुएशन में हम कैसे टैब्यूलर प्रेजेंटेशन करते हैं? तो जब हम डेटा को क्वालिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, उसे हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। एक हम डेटा को नंबर्स के बेसिस पर, क्वांटिटी के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। एक हम डेटा को टाइम के बेसिस पर भी क्लासिफाई करते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, उसे हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं। और एक हम डेटा को लोकेशन के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, दैट इज स्पेशियल क्लासिफिकेशन। तो नंबर 1 है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। यहां पर हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज के बेसिस पर, सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर, दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जैसे ये क्लास है, तो क्लास के मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स बताए हैं, और स्टूडेंट्स को मैंने क्लासिफाई कर दिया उनकी क्वालिटी के बेसिस पर। बॉयज और गर्ल्स क्या है, क्वालिटी है, क्योंकि ये लोकेशन नहीं है, ये टाइम नहीं है, ये क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, जेंडर के बेसिस पर मैंने क्लासिफाई करा। अब जेंडर किसके अंदर आएगा, जेंडर आ जाता है हमारा क्वालिटी के बेसिस पर। समझ में आ गया? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को हम लोगों ने क्लासिफाई करा है क्वालिटी के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर। डाइकोटमी भी तो बोलते हैं, ऐसे हम याद करो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बॉय है, बॉय नहीं होंगे तो बाकी बचे हुए क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। दोनों चीजें एक दूसरे की ऑपोजिट है। क्वालिटी के बेसिस पर करा, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर, दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब हम क्वांटिटी के बेसिस पर करते हैं, यहां पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं उनके मार्क्स के बेसिस पर। मार्क्स क्या है, क्वांटिटी है, तो मार्क्स के बेसिस पर हम कर रहे हैं। या फिर मान लो हम सैलरी के बेसिस पर कर रहे हैं, हम प्रॉफिट्स के बेसिस पर कर रहे हैं, हम जीडीपी लिखा हुआ है उसके बेसिस पर कर रहे हैं। ये क्या है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जब हम नंबर्स के बेसिस पर कर रहे हैं। क्वालिटी में क्या आ सकता है, क्वालिटी में जैसे जेंडर आ सकता है, क्वालिटी में हैबिटेशन आ सकता है कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। इसके अंदर हमारा मैरिटल स्टेटस आ सकता है, मैरिड है या अनमैरिड है। इसके अंदर हमारी एजुकेशन आ सकती है, लिटरेसी वगैरह। ये क्या है, क्वालिटेटिव है। समझ में आ गया? तीसरा आता है टेम्पोरल। जब डेटा को हम टाइम के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। सेल्स 2018 की गिवन है, 19 की गिवन है, 20 की गिवन है, 21 की गिवन है। तो डेटा को हम लोगों ने क्लासिफाई करा किसके बेसिस पर, टाइम के बेसिस पर। और लास्ट है स्पेशियल क्लासिफिकेशन। जब डेटा को हम लोकेशन, प्लेस के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स लिखे हैं मैंने इंडिया के, यूएसए के, यूके के, जापान के, रशिया के, तो यहाँ पर हम डेटा को किसके बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, लोकेशन के बेसिस पर, दैट इज स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अच्छे से चमका? फिर देखो लास्ट छोटा सा टॉपिक है, ये जो हम लोगों ने टैब्यूलर प्रेजेंटेशन करा, डेटा को जब हम टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हैं। पहला है सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। जब हम डेटा को टेबल्स में प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक तो डेटा दिखने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है, टेबल्स की फॉर्म में है, कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं है, और डेटा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करें, बहुत सारा लंबा चौड़ा पैराग्राफ ऐसे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर डेटा हमारा ब्रीफ हो गया।
कंपैरिजन पॉसिबल है, जिस डेटा को हमें कंपेयर करना है उसे हम पास पास वाले कॉलम्स में लिख सकते हैं या फिर हम पास पास वाली रोज के अंदर लिख सकते हैं। जैसे मार्क्स है तो ये मुझे बॉयज़ और गर्ल्स के मार्क्स को कंपेयर करना है, तो बॉयज़ के मार्क्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, गर्ल्स के मार्क्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। बर्थ रेट और डेथ रेट को कंपेयर करना है, उन्हें मैंने पास पास के कॉलम्स में डाल दिया, कंपैरिजन हो जाएगा। और जब हम डेटा को टेबल्स में प्रेजेंट करते हैं तो ऐसे डेटा को समझना बहुत आसान होता है, हम अच्छे से फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छे से हम कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो एनालिसिस आसान होगा, ऐसे डेटा से हम कंक्लूजन्स यानी कि रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। हाईलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, कई बार हमें डेटा के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को शो करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर स्पेशल फोकस डालना पड़ता है, उन्हें हम टॉप रोज में लिख सकते हैं या फिर हम उन्हें एकदम पहले पहले वाले कॉलम्स में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम्स के अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें जिन आइटम्स को स्पेशल एम्फेसिस देना है उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। और इकोनॉमिकल तरीका है जब हम डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है स्पेस तो बचेगा ही, साथ साथ में टाइम भी बचता है क्योंकि आपको बहुत सारे टेक्स्ट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अच्छे से चमका सारी चीजें समझ में आई। तो क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने? सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या है, 3 तरीके हैं, 2 हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिए। पहला है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन व्हेन डेटा इज अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो दूसरा हमारे पास में आता है जब हम डेटा को रोज और कॉलम्स में प्रेजेंट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, दैट इज टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। एक टेबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक टेबल भी आपको बनाकर आनी है एग्जाम के अंदर इस तरह से छोटी सी। एक अच्छी टेबल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल या फिर गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गुड टेबल। देन काइंड्स ऑफ टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी ओरिजिनल टेबल, डिराइव टेबल, और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन सिंपल और कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स के अंदर भी 3 कैटेगरीज हो गई। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा को हम 4 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। जब क्वालिटी के बेसिस पर, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर करते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, नंबर के बेसिस पर कर रहे हैं देन दैट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जब हम टाइम के बेसिस पर कर रहे हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, और जब हम लोकेशन के बेसिस पर करते हैं दैट इज स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और टेब्यूलर प्रेजेंटेशन के क्या क्या फायदे हैं, डेटा हमारा सिंपल दिखता है, छोटा दिखता है, कंपैरिजन हो सकता है, एनालिसिस करके कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट हो जाती हैं, टाइम भी बचता है, स्पेस भी बचती है, सो इट इज इकोनॉमिकल। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर, आज 5 कराया ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे चैप्टर नंबर 6, वो भी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ही है, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या पढ़ेंगे? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अगर लग रहा है मैम अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रही है और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आती है, देन प्लीज शेयर दीज वीडियोज विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।